चैप्टर 35 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि आरवी और बुआ जी की टकरार चल ही रही थी कि बुआ जी रागिनी जी को टारगेट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे गुस्से में आरवी उन्हें धक्का देती है और ऐसे दिखाती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है ये सब। और सुजाता जी भी बात को ऐसे नहीं जाने देती है, पर दादी के कहने पर सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद आरवी दूध और दवाई खाने में नखरे कर रही थी तो सब उसे जबरदस्ती खिलाते हैं। अब आगे आरवी ने सबको अपने पर हंसता देख नील को घुरा, जो खुद भी उस पर हंस रहा था। वो अपने पैर उसकी गोद में रख जोर जोर से उसके पैर पर मारते हुए बोली, हंस क्या रहे हो? हाँ, तुम्हारा भी वक्त आएगा, फिर मैं भी देखती हूँ तुम कैसे हंसते हो। नील हंसते हुए बोला, फिर भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं करूँगा, कैसे बच्चों जैसे मुंह बनाती हो यार। आरवी गुस्से में सोफे पर से तकिया लेकर नील पर झपट पड़ी और उसे मारते हुए बोली, तुम हंसना बंद करो ठीक है। पर नील की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो वैसे ही हंसती हुई आरवी से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। उनकी ये बचकानी लड़ाई ने सबका मूड पहले जैसा खुश मिजाज कर दिया और सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सब खुश थे, बस 3 लोगों को छोड़कर। वही तीनों माँ बेटियां ये लोग आरवी को नील के साथ मस्ती करते देख जल रही थी। सुजाता जी को नील को खुद का दामाद बनाने का सपना छुटते हुए नजर आ रहा था। वो गुस्से में बोली, आरवी क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ बड़े बैठे हैं और तुम ऐसे किसी गैर मर्द के साथ चिपक कर मस्ती कर रही हो। उनकी बात सुनकर सब और सन्नाटा हो गया। आरवी गुस्से बोली, आपके कहने का मतलब क्या है बुआ जी? सुजाता जी मुंह बनाकर बोली, अब मेरा मतलब क्या होगा? वो तो लोग ही देख रहे हैं। अरहान गुस्से में बोला, अब ये ज्यादा हो रहा है आपका, हम कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। सुजाता जी बोली, देखा माँ, ये आजकल के बच्चे कैसे बड़ों को जवाब देते हैं, इसलिए इन्हें घर से बाहर अकेले नहीं निकालना चाहिए। पढ़ना कमाना सब कुछ घर से ही हो, दूसरे शहर घर से दूर भेजना ही नहीं चाहिए। रुचि बोली, अच्छा ऐसा है बुआ जी, तो फिर आपकी बेटियां भी बहुत संस्कारी होगी। सुजाता जी बोली, इसमें कोई शक है क्या? मेरी बेटियों में मेरे संस्कार है, वो ऐसे किसी भी गैर मर्द को खुद को छूने भी नहीं देती। रुचि बोली, अच्छा ऐसा, पर कल तो सानिया ने इंस्टा पर एक फोटो डाली थी। दोनों बहनों ने घुटनों से भी ऊपर की छोटी ड्रेस डाली थी, हाथ में शराब की बोतल और एक हाथ एक एक लड़के की गले में थी। सुजाता जी हड़बड़ा कर बोली, अच्छा वो तो इन लोगों के मुंह बोले भाई है ना, इसलिए होगा, और वो शराब इनकी नहीं थी। रेहा बोली, अच्छा बुआ जी, पर फोटो में तो दोनों उनके होठों को चूम रहे थे। और आगे क्या हुआ होगा आप खुद ही समझदार है। राधिका एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, हम बुआ जी, ऐसा कौन सा भाई है जो होठों को चूमता है इनके? हमने तो नहीं देखा। सुजाता जी शर्मिंदा हो गई और उन्होंने गुस्से में घूर कर अपनी दोनों बेटियों को देखा। सच तो ये था कि उन्हें पता था कि उनकी दोनों बेटियां गुस्सैल है, पर वो हमेशा यही दिखाती थी उन्हें ज्यादा संस्कारी कोई नहीं है। वो अपनी बेटियों को तो यूं सबके आमने नहीं डांट सकती थी, इसलिए वो गुस्से में गायत्री जी से बोली, माँ क्या आपने हमें यहाँ पर बेइज्जत होने के लिए बुलाया है? इससे अच्छा होगा कि हम यहाँ आते ही नहीं, कम से कम हमें इतनी बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ती। अब तो आप कुछ नहीं बोलेगी ना, सौतेली जो हो। वो गायत्री जी को इमोशनल ब्लैकमेल करने में लगी हुई थी और यही दादी का दिल पिघल जाता है। वो बोली, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा? कोई भी नहीं? मतलब कोई भी नहीं? सुजाता तुम भी नहीं? सुजाता जी का मुंह बन जाता है, पर वो चुप हो जाती है। अब सब शांत थे। गायत्री दादी और प्रीतो दादी अपनी बहू और सुजाता जी के साथ अपने कमरे चली जाती है। सुजाता जी अपने साथ टीना सानिया को भी लेती जाती है, क्योंकि वो सावी जी के साथ उनका घुलना मिलाना करना चाहती थी। वहीं अब हॉल में यंगस्टर्स और आदमी लोग ही रह गए थे। विक्रम जी बच्चों को देख बोले, ये क्या था? राधिका बोली, क्या क्या था पापा? विक्रम जी बोले, तुम लोगों को यूजीजी से जबान नहीं लड़ानी चाहिए थी। आरवी अभी भी गुस्से में थी। वो बोली, तो आप कुछ बोल लेते, अगर आप कुछ बोलते तो हमें बोलने की नौबत नहीं आती।
आरवी की आवाज में एक गुस्सा था जिसे सुन सब शांत हो जाते हैं। विक्रम जी भी अब आगे नहीं बोलते। नील बोला, वैसे जंगली बिल्ली मुझे लगा तुम्हारा मुंह बस मुझसे ही लड़ने के लिए खुलता है, पर मुझे नहीं पता यहाँ कि तुम तो सबके छक्के छुड़ा देती हो। वाह यार! आरवी चिल्लाते हुए बोली, ये तुमने मुझे जंगली बिल्ली कैस कहा? काले बिलोटे। नील आंखें फाड़े बोला, क्या काला बिलोटा? ओए तुम्हें मैं कहाँ से काला दिखता हूँ? ये क्या नाम देती रहती हो? आरवी आपने दांत दिखाकर उसके गाल खींच कर बोली, ओह काले बिलोटे, हाउ क्यूट ना। नील तो उसे आंखें फाड़े देखने लगा। वही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख सब हंसने लगे। नील अपने गाल छुड़ाकर रुचि को अपने बिच बिठाकर बोला, यार मुझे ना लगता है तेरी बहन पागल है, कभी कुछ होती है कभी कुछ, देख कैसी पागलों वाले हरकतें कर रही है। अपने लिए पागल सुन। आरवी उसे एक तकिया फेंक कर मारती है और बोली, यू बिलोटे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? यानी कि आरवी राय ज्यादा को। नील बोला, देखा मैंने कहा था कि ये पागल है। नहीं पागल नहीं है, इसे डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मैं बता रहा हूँ, इसे किसी पागलों के डॉक्टर को दिखाओ। आरवी अरिताज जी ले पास बैठ बोली, देखो अंकल ये मुझे पागल कह रहा है। अरिताज जी नील को डांटते हुए कहा, ओ ये नालायक खबरदार, जो मेरी बेटी को पागल कहा तो तू होगा पागल, मेरी बेटी नहीं। उनकी बात सुन आरवी खुशी से उनके गले लग गई और नील को चिढ़ाने लगी। नील मुंह बनाकर उन्हें घूरते हुए बोला, हाँ हाँ सब आपके हैं, मैं ही पराया, मुझे ही कचरे के डिब्बे से उठा कर लाए हो ना आप। अरिजात जी एकदम सीरियस होकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? नील हैरान होकर बोला, क्या क्या कैसे पता चला? अरिताज जी बोले, यही कि तुम्हें हम कचरे के डिब्बे से लाए थे। उन्होंने ये बात इतनी सीरियस होकर कहा कि मानो ये सच हो। नील अपने पापा की बात सुन झल्लाते हुए बोला, पापा यार। अरिताज जी हंस पड़े, उसी के साथ बाकी सब भी हंस पड़े और नील एरियाज जी ले गले लग गया। अब एक तरफ आरवी थी उनकी बाहों में और नील। ऐसे ही समय बीत गया। दोपहर के खाने के बाद सब रेस्ट कर रहे थे। ओबेरॉयस की बहुएं रायजादा मेंशन में ही थी। वही सारे आदमी और बच्चे ओबेरॉय मेंशन आ गए थे, क्योंकि वहां उन तीनों चुड़ैलों के रहते कोई ढंग से बात नहीं कर पा रहा था और नहीं काम। यहाँ आके सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी आरवी को फोन आता है किसी का। वो फोन उठाकर वहां से दूर चली गई। उसने फोन उठाकर कहा, हाँ बोलो, क्यों फोन किया है? सामने से कुछ कहा गया तो आरवी बोली, नहीं अभी नहीं आ सकती मैं, और कुछ वक्त के लिए मैं नहीं आऊंगी, ठीक है? ये बोल उसने फोन काट दिया। फिर कुछ सोच उसने एक और नंबर मिला दिया। सामने से फोन उठाया गया तो वो बोली, हाँ कुछ पता चला उन लोगों का? सामने से कुछ कहा तो वो बोली, सिर्फ एक हफ्ता, मुझे एक हफ्ते में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ये बोल वो फोन काट कर फिर से अपनी जगह पर चली गई। ऐसे ही दिन बिताते गए और 2 हफ्ते पंख बनकर उड़ गए। इस बीच नील और आरवी के झगड़े से सबका भरपूर मनोरंजन किया। आजकल ओबेरॉयस और रायजादास का डिनर और सुबह की चाय एक साथ होती थी और साथ में आरवी और नील के झगड़े भी इस चाय के साथ होते थे। इन 2 हफ्तों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि दोनों ना झगड़े हो। इस बीच रुचि बेचारी पीस कर रह गई। आरवी के दोस्तों का घर आना जाना हो गया और सब उनके साथ घुल मिल गए। इस बीच एक और तकरार चल रही थी जो शायद किसी की आंखों नहीं आई थी। चैप्टर 36। अब तक हमने देखा कि आरवी और सुजाता जी में तकरार हो जाती है, जिससे दादी अपना सिर पकड़ लेती है और पहली बार वो सुजाता जी को डांटती है, जिससे वो गुस्से में आरवी को घूरने लगती है। उसके बाद नील और आरवी की छोटी मोटी नोक झोंक होती है, जिसका सब मजा लेते हैं। आगे एसआर विला। एसआर भी इन 2 हफ्तों में पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके पेट पर जख्म के दाग थे जो कि इतनी जल्दी नहीं जाने वाला था। अभी वह अपने स्टडी रूम में बैठकर सिगरेट का कश लेते हुए फाइल पर रहा था। तभी ऋषभ, जो कि चुपचाप बस एसआर को देखे जा रहा था, वह बोला, बॉस हम डॉक्टर एआर के बारे में पता कर रहे हैं।
हम उनकी लोकेशन जल्दी पता कर लेंगे। तो एहसार सिगरेट का कश लेते हुए बोला, पूरे 2 दिन हो गए। तो ऋषभ डर के मारे जल्दी से बोला, बॉस आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर यार को ढूंढने से ज्यादा हमें वह काम करना जरूरी था, इसलिए हमने डॉक्टर यार को ढूंढना 2 दिन पहले स्टार्ट किया है। तो एहसार बोला, उस काम का क्या हुआ? तो ऋषभ बोला, बॉस आपके कहने पर मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है नताशा बजाज को किडनैप करने का, इसीलिए अब आप शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी मेम ने आपको शादी के लिए 1 महीने का वक्त दिया है, जिसमें से 25 दिन गुजर चुका है, अब बाकी है 5 दिन। तो इन 5 दिनों में शादी का फंक्शन चलेगा और शादी के दिन ही मैं दुल्हन को किडनैप कर लूंगा, जिससे आपको शादी नहीं करना पड़ेगा। तो एसार अपने हाथों से ऋषभ को जाने को बोलता है, जिसे समझकर वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एसार किसी के पास कॉल लगाया तो उसे एक औरत की आवाज आई। आखिर याद आ ही गई अपनी मॉम की। अरे तुम तो मुझे ऐसा फील करवाते हो जैसे मेरा 3 नहीं बस 2 ही बेटा है, कभी तो कॉल कर लिया करो। तभी एसार बोला, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वही उसके मुंह से यह बात सुनते ही फोन के दूसरी ओर की औरत सारी नाराजगी भूलकर खुश होते हुए बोली, क्या कहा, तुम शादी के लिए तैयार हो? आज तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। थैंक यू बेटा। तभी एसार अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कल बाकी के सारा रस्म पूरा कर लीजिए, 2 दिन बाद शादी है। अपने जैसा कहा था, मैं 1 महीने में शादी कर रहा हूँ, और वह भी आपकी पसंद की लड़की से। अगर शादी के दिन कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। इतना कहकर वह फोन काट दिया। उधर जब औरत ने यह बात सुनी तो उसे थोड़ी टेंशन हुई, लेकिन वह सारा बात झटक कर खुश हो गई कि उसके बेटे ने शादी के लिए हाँ कह दिया। वह खुशी खुशी अपने कमरे में झूमने लगी। तभी एक आदमी उनको पकड़ते हुए बोला, अरे जानकी जी, आज आप इतनी खुश क्यों हैं? तो वह औरतों जो कि जानकी की थी वह बोली, राम मैं क्या बताऊं, आज मैं बड़ी खुश हूं क्योंकि शिवाई ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब यह बात मैं जाकर सबको बताकर आती हूं। तो राम जी उनको रोकते हुए बोले, नहीं अभी मत बताइए, अभी सारे बच्चों को स्कूल कॉलेज और ऑफिस चले जाने दीजिए, उसके बाद हम सारे बड़े लोग आपस में बैठकर इस बारे में बात करेंगे। तो जानकी जी उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो कि ऐसा आप क्यों कह रही हैं, जिस पर राम जी उन्हें बस शांत रहने को कहा। तो जानकी जी बोली, ठीक है, मैं जाकर सारे बच्चों के लिए मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। उनके जाने के बाद राम जी खुद से बोले, जानकी जी आप जैसा सोच रही हैं काश वैसा ही हो। पंडित जी की बात सही निकले कि शिवाय शादी के बाद इसी घर में रहे हम सबके साथ। मैंने आपको हमेशा ही खुश रहते हुए देखा है, लेकिन मैं यह भी बात जानता हूँ कि आप अंदर ही अंदर हमेशा से शिवाय को मिस करती है। आप चाहती हैं कि शिवाय भी आपके सारे बच्चे की तरह इस घर में रहे, मस्ती करें, सबके साथ बातें करें। लेकिन इतना कहकर चुप हो गए और फिर वह भी उसे रूम से निकल गए। 2 हफ्ते बाद आज आरवी के कॉलेज का पहला दिन था। उसने एडमिशन ले लिया था बिजनेस की पढ़ाई के लिए। उसके साथ उसके दोस्तों ने भी वही कोर्स लिया था। राधिका, रुचि और नील 2nd ईयर में आ चुके थे, वही लावण्या 12th में आ चुकी थी। लावण्या की स्कूल 2 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। आज दोनों घरों में धमाचकड़ी चल रही थी। ओबेरॉय मेंशन में लावण्या नहीं उठ रही थी। जानकी जी 10 बार जाके जगा चुकी थी, पर मजाल है उसके कान में जो भी रेंगे। वो अब नाश्ता बनाते हुए बड़बड़ा रही थी और गुस्से में बर्तन को जोर जोर से पछाड़ रही थी। बर्तनों की आवाज बाहर हॉल तक आ रही थी। परम दादाजी राम जी से बोले, राम आज बहू को क्या हुआ है, गुस्से में लग रही है। नील उनकी बात सुन बीच में कूदते हुए बोला, अरे लवी उठ नहीं रही और बड़ी मम्मा ने अपने ओजी को कितनी बार कहा कि जाके अपनी लवी को उठाए, पर मजाल है इनके कान से फोन हट जाए। राम जी बोली, क्या उसने मुझसे कहा था कब? माहिरा बोली,
जब आप अपने ऑफिस में फोन लगा रहे थे तब। उसके बाद मिहिर बोला, जब आप अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे थे तब। अरहान बोला, जब आप अपने लैपटॉप में फाइल चेक करते तब। आखिर में निकेश बोला, और जब आप अपनी फाइल लेने अपने कमरे में वापस जा रहे थे तब। उनकी बात सुन राम जी ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी नील हंसते हुए बोला, और अब जब आपने सिर पकड़ा है तब। राम जी ने एकदम से उसकी ओर देखा तो वो किचन के दरवाजे की तरफ हंसते हुए इशारा करता है। वो उस ओर देखते हैं तो जानकी जी गुस्से में उन्हें ही घूर रही थी। राम जी उन्हें गुस्से में देख तुरंत खड़े हो जाते हैं और वो हड़बड़ा कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोले, मैं उठाता हूं ना अभी। जानकी जी बोली, नहीं आप क्यों जाएंगे, आप तो राजा है, मैं जाती हूं ना महाराज, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं। उनकी गुस्से वाली आवाज सुन राम जी सरपट भाग गए वहां से ऊपर की ओर। वही उनकी स्पीड देख सब लोग हंसने लगे। जानकी जी ने उन्हें देखा तो सब शांत हो गए। उसके बाद जानकी जी फिर से अंदर किचन में चली जा रही थी जहां सावी जी हंस रही थी। जानकी जी बोली, जब तक इन्हें डोज ना दो ना तो कोई भी काम सही समय पर ना हो। सावी जी हंसते हुए बोली, सही बात है। उनकी बात सुन जानकी जी भी हंस पड़ती है। ऐसे ही वो लोग खाना बना लेते हैं। वहीं रायजादा मेंशन में भी आज कुछ ऐसा ही हाल था। आरवी घोड़े गधे के साथ अपना सारा सामान बेचकर जैसे सो रही हो वैसे सो रही थी, बिल्कुल कुंभकर्ण की बहन की तरह। दादी नीचे पूजा घर में बैठी थी और सुबह की पूजा की तैयारी कर रही थी। दोनों घरों में सुबह के नाश्ते से पहले आरती होती थी जिसमें घर के सब लोग मौजूद होते थे। चैप्टर 37। रागिनी जी और कश्मीरा जी फटाफट नाश्ता तैयार कर रही थी क्योंकि पूजा के बाद सब सीधे नाश्ता करने ही आते थे। वही केशव जी और दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और विक्रम जी अपने मेल्स चेक कर रहे थे। तभी बच्चे सारे तैयार होकर आ गए। सब वही सोफे पर बैठकर बातें करने लगे जिसमें दादाजी, विक्रम जी और केशव जी भी ज्वाइन हो गए। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि रोहन बोला, अरे अनु अभी जागी नहीं क्या। राधिका अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, ये लड़की आज फिर से दादी से डांट खाएगी। दादाजी हंसते हुए बोली, मतलब आज फिर फ्री का शो देखने को मिलेगा। उनके बोलते ही सब लोग उन्हें घूर कर देखते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। रोहन बोला, मैं उठा के आता हूँ। विक्रम जी बोले, मैं सुबह से कितनी बार उसे जगा के आया हूँ पर मजाल है वो जग जाए। केशव जो बोले, अरे तुम लोग समझते नहीं, वो सिर्फ अपने बड़ी से उठेगी, देख लेना मैं उसे उठा के आता हूँ। दाद जी बोली, देखते हैं, चलो मैं भी आता हूँ, कैसे जगाता है तू उसे। केशव जी बोले, हाँ हाँ चलो, आप क्यों सब चलो ना। राधिका बोली, ठीक है सब चलते हैं। उसकी बात सुन सब आरवी के कमरे में चले जाते हैं। रुचि उसे सोता देख बोली, बापा रे कैसे सोती है, पैर कहाँ रखे हैं इसने और सर कहाँ है और तकिए। विक्रम जी बोले, ये लड़की रात को कुश्ती लड़ती है क्या बेड तकिए के साथ। अभी मैं आया तब सब अपनी जगह रख गया था, इतनी जल्दी सब उलट पलट कर दिया इस लड़की ने। दादाजी बोली, ये एक बात तेरी माँ सही बोलती है। सब एक साथ बोले, क्या। दादाजी हंसते हुए बोले, अरे यही कि ये बिल्कुल विक्रम पर गई है। विक्रम जी मुंह बनाकर बोले, कुछ भी, मैं इस पोजीशन में तो नहीं सोता। ये बोल उन्होंने आरवी को देखा जो मस्ती में सो रही थी। उसकी पोजीशन सच में फनी थी। उसके पैर साइड टेबल पर थे, उसका सामान नीचे गिरा था, अलार्म क्लॉक, उसका फोन, कुवा, पेपर सब तकिए फर्श पर थे, मुंह खुला हुआ था। सब उसे देख हंसने लगे। अभी सब हंस ही रहे थे कि एक आखिरी तकिया जो बेड पर था वो अब उन सब के चरणों में आके गिरा था। सब आरवी को देखते हैं जो अब फ्लिप हो गई थी। सब ने अफसोस में ना में सिर हिला दिया। विक्रम जी केशव जी को आगे धकेलते हुए बोले, जाइए बड़े भैया, अभी तो बड़ा कहा था कि आपसे उठ जाएगी, जाओ उठाओ अब अपनी भतीजी को। केशव जी अपनी कॉलर को चढ़ाते हुए बोले, हाँ तो देखना अभी कैसे मेरी प्यारी भतीजी उठती है। राहुल बोला, पापा बातें बाद में, पहले उठाइए।
केशव जी आगे बढ़े और आरवी के सिर पर हाथ फिरोकर बोली, अनु बच्चे चलो उठ जाओ, देखो सुबह हो गई, आज आपके कॉलेज का पहला दिन है ना, चलो उठो बच्चे। उनके उठाने पर तो अनु के कान में जो तक नहीं रेंगी, वो अपनी करवट लेकर फिर से सो गई। केशव जी ने अब उसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया तो अनु एकदम से अपना पैर खड़ा कर देती है, पर फिर धाम की आवाज के साथ फिर से उसे नीचे रख शांति से सो जाती है। उसके ऐसा करने पर सब हंसने लगते हैं। केशव जी ने अनु को जोर जोर से हिलाते ही बोले, अरे बड़ी उठ जाओ, क्यों अपने बड़ी के इज्जत का कचरा कर रही हो, अनु उठाओ। अनु इतना हिलने पर नींद में ही उठ जाती है और बैठ जाती। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है और केशव जी को देख बोली कि यही डॉट। केशव जी बोले, चलो सुबह हो गई। आरवी अभी भी नींद में थी, वो बोली, तो मैं क्या करूं। वो फिर से ब्लैंकेट ओढ़ सोने को हुई पर केशव जी ने उसे पकड़ बिठाते हुए कहा, अरे आज तेरा कॉलेज का पहला दिन है ना, और माँ ने पूजा की तैयारियां भी कर ली है, उठो वरना आज फिर डांट पड़ेगी। अनु को कुछ समझ नहीं आया। वो बेड से खड़ी हुई और हिलती दुलती सोफे पे जाके गिर गई और फिर सो गई। ये देख सबने अपना सिर पकड़ लिया। आगे क्या होगा इस कहानी जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। CH38 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। आरवी हिलती दुलती बेड से खड़ी होकर फिर से सोफे पर जाके ब्लैंकेट ओढ़ सो जाती है। ये देख सब अपना सिर पीट लेते हैं। राधिका अपना सिर पकड़ कर बोली, ये लड़की क्या करे, इसका मतलब कितना सोती है, ये सच में कुंभकर्ण की बहन है ये। सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। राधिका बोली, आप लोग हंसिए मत, उठाइए इसे वरना दादी इसके साथ हम लोगों की भी वाट लगा देगी। सब लोग अभी भी हंस रहे थे। ये देख राधिका पैर पटकते हुए सोफे के पास जाके आरवी के सिर पर हाथ फिरोकर बोली, अनु उठ जाओ, देखो भी 8 बजने वाले हैं। आरवी उसके हाथ फिरोने पर कसमसाने लगती है, फिर उसका हाथ खींच अपने सिर के नीचे कर देती है और फिर से सो जाती है। राधिका ने इस बार उसे जोर जोर से हिलाने लगी और बोली, उठ जाओ अनु। इतनी जोर से हिलाने पर आरवी फाइनली अपनी आंखें खोलती है और आंखें मसलने लगती है और अपने आसपास देखने लगती। राधिका उसे खींच कर बिठा देती है और फिर से उसे झंझोड़ने लगती है। इस बार आरवी उसके हाथ पकड़ बोली, क्या कर रही हो राधु। राधिका रुक गई और उसके सामने टेबल पर बैठते हुए बोली, फाइनली नींद खुली तुम्हारी, कब से जगा रही हैं हम लोग। आरवी एक हाथ अपने सिर को मसल राधिका को देखती है और फिर अपने आसपास देखने लगती है। वो बोली, मैं तो बेड पर सोई थी ना, तो यहाँ कैसे आई। उसके ऐसा बोलने पर सब एक पल के लिए उसे देखते हैं और फिर ठहाका मारते हुए हंसने लगते हैं। उनके हंसने से अब जाके आरवी का ध्यान बाकी सब पर गया। वो बोली, आप सब यहाँ क्या कर रही हैं। राधिका बोली, कुछ नहीं कर रहे, तुम अभी तैयार हो क्योंकि दादी ने पूजा की तैयारी कर ली है, किसी भी वक्त वो बुला सकती है। उसकी बात सुन आरवी ने ना आव देखा ना ताव, सोफे से कूदकर सीधे अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। उसकी स्पीड देख सब एक पल के लिए हैरान हो गए, उसके बाद फिर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद रुचि और राधिका के अलावा बाकी सब नीचे चले गए थे। करीब 10 मिनट बाद आरवी तैयार हुई। उसने ब्लैक जींस, वाइट ट्यूब टॉप और ब्लैक जैकेट के साथ उसके बाद को एक जुड़े में बांध दिया। उसकी 2 लटें उसके गाल पर झूलने लगी। उसके गाल तो नेचुरली हल्के गुलाबी थे। उसने होंठ पर एक लिप ग्लोस लगाया और 7 बूट पहने और हाथ में वॉच के साथ कान में सिंपल टॉप्स डाले और अपना बैग लिया। उसे तैयार होते हुए कब से दोनों बहाने हैरानी से देख रही थी। जब आरवी उनकी ओर मुड़ी तो उन्हें खुद को इस तरह देखता पाके बोली, क्या देख रही हो। रुचि बोली, वाओ यार, कितनी खूबसूरत दिख रही हो तुम। आरवी उसकी बात पर बोली, कुछ भी, अब चलो भी देर नहीं हो रही, अगर अभी नहीं गए तो दादी को ऊपर आ जाना है। उसकी बात पर दोनों हंसते हुए हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद तीनों बहनें नीचे चली जाती है। नीचे सब पूजा के लिए मंदिर में इकट्ठे हो चुके थे। रुचि, राधिका और आरवी वहां दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। वो तो शुक्र था कि अभी तक दादी को पता नहीं चला।
आरवी को देख केशव जी बोली, जब मैं उठाने आया तब नहीं उठ सकती थी, खामखा मेरी इज्जत उतार दी तुमने। आरवी ने उनकी बात सुन उन्हें अजीब नजरों से देखा पर कुछ कहा नहीं और तभी दादी ने आरती शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ गए थे। केशव जी बोली, अरे अनु, आज कॉलेज का पहला दिन, एक्साइटेड होना। अनु जो घपाघप मुंह में पराठे ठूस रही थी, उसके गाल फुले हुए थे, वो अपने बड़े पापा के देखने लगी मानो कह रही हो, बड़ी खाते वक्त बात नहीं करते। उसके बाद उसने एक हाथ दिखाकर इशारा किया कि रुको जरा। उसके बाद उसने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया। बाकी सब उसकी इस हरकत पर मुंह दबाकर हंसने लगे। दादी बोली, अनु खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है, शांति से खाओ। आरवी ने उनकी बात सुना में सिर हिलाया पर वो अभी भी उतनी ही स्पीड से खाना खा रही थी, जिसे देख दादी चिढ़ते हुए बोली, मजाल है ये लड़की एक बात शांति में मान जाए मेरी। उनकी बात सुन अनु उनकी ओर देख अपने दांत दिखा देती है, जिस पर दादी अफसोस से ना में सिर हिलाकर फिर से अपना नाश्ता करने लगती है, मनो कह रही हो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इधर लावण्या और राम जी भी आ गए थे नाश्ता करने, जिस पर जानकी जी लावण्या को घूरते हुए बोली, उठ गई राजकुमारी जी, टाइम दिख रहा है, कितने बजे है, 100 बार उठाओ तब जाके उठती हो, कल से तो मैं उठाऊंगी ही नहीं, खुद उठ जाना वरना खैर नहीं। लावण्या नाश्ता खाते हुए बोली, ओहो मम्मा आप सवेरे सवेरे मत शुरू हो जाओ, अभी 1 घंटा है स्कूल में। जानकी जी बोली, अच्छा रुक तो। लावण्या अपनी माँ को गुस्से में खुद की ओर बढ़ते देख अरहान की ओट में छुपते हुए बोली, अच्छा सॉरी सॉरी। बाकी सब उनकी इस हरकतों पर हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते वो लोग नाश्ता खत्म करते तभी लावण्या को लेकर राम जी उसे स्कूल छोड़ने चले जाते। उनकी ड्यूटी थी, एक दिन राम जी होते तो एक दिन अरिताज जी और एक एक दिन उसके भाई होते उसे स्कूल छोड़ने और लाने के लिए। बाकी सब सोफे पर बैठ जाते हैं क्योंकि अभी ऑफिस जाने में और कॉलेज जाने में वक्त है। तभी कोई दरवाजे पर आता है। जानकी जी दरवाजे के पास जाके बोली, जी बोलिए किसका काम है। वो आदमी बोला, जी ये चाबी अरहान ओबेरॉय को देना है, उनकी बाइक दिल्ली से यहाँ ला दी गई है। जानकी जी ने वो चाबी ले ली तो वो आदमी वहां से चला गया। जानकी जी लिविंग रूम में आ गई तो अरिताज जी बोली, कौन था भाभी। जानकी जी चाबी अरहान को थमाते बोली, अरे ये चाबी बाइक देने आया था कोई अरहान को। बाइक सुन नील जो अभी तक सोफे पर गिरे हुए सुस्ता रहा था, वो एकदम से बोला, भाई बाइक आपको कब से इन सब चीजों का शौक होने लगा। हम आज आपके कहने पर आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो दिया है, इसलिए आप लोग भी इसमें अपना अपना ओपिनियन जरूर दें कि चैप्टर कैसा था।